नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इस बार सरस मेले में 560 स्टॉल में से 430 की कमान महिला उद्यमी संभाल रही हैं। इनमें से 70% ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण इलाकों से आती हैं। शुक्रवार से गांधी मैदान में 17 दिवसीय सरस मेला शुरू हुआ। पहली बार है जब मेला 17 दिनों तक चलेगा। 28 दिसंबर को मेला खत्म होगा। मेले में 4 पवेलियन हैं। इन पवेलियन का नाम राज्य के मुख्य नदियां महानंदा, गंडक, कोसी और गंगा पर है। हर पवेलियन में उनके नाम के अनुसार ही जिले की जीविका दीदियों को स्टॉल दिया गया है। पिछले साल यानी 2024 में क्षेत्रीय भाषा मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका के नाम पर था। 25 राज्यों की महिला उद्यमी मेले में स्टॉल लगा रही हैं। इसमें केरल, मणिपुर, असम, कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। सरस मेले में बच्चों के लिए झूला लगाए गए हैं। वहीं सबसे आकर्षण का केंद्र बुद्ध स्तूप है। मेले में प्रवेश के साथ ही यह देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेल्फी जोन के साथ पालना घर, अतिथिशाला आदि सुविधाएं भी दी गई हैं। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्पाद प्रदर्शनियों की थीम आधारित आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार सरस मेला को प्लास्टिक मुक्त बनाया गया है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरस मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष और अच्छे तरीके से अच्छा इंतजाम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरस मेले में सिर्फ भाग लेने का अवसर नहीं बल्कि उत्पादन सह बिक्री केंद्र भी, प्रदर्शनी भी लगाए हैं, बिक्री केंद्र भी है। तो बहुत शानदार तरीके से इस बार सरस मेला का काम चल रहा है और आगे और बेहतर हो, क्योंकि हम जो शिल्पकार हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जीविका से जुड़े हुए लोग हैं और दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ पर आते हैं और दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि हमारा बिहार का कितना अच्छा है और दूसरे राज्यों का क्या है। तो कंपैरिजन में ये कंपटीशन का मार्केट है। तो कंपटीशन में हमारा जीविका कहाँ है, ये हम लोग जब समाप्त होता है तो पाते हैं। पिछली बार 16 करोड़ की बिक्री यहाँ पर हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जीविका के माध्यम से, सरस मेला के माध्यम से हम अपने हुनरमंद लोगों को प्रमोट भी करते हैं, उनको बाजार भी देते हैं, मार्केटिंग भी देते हैं और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहित। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सामने 4 साल से दाखिल खारिज नहीं होने का मामला उठा और उसके बाद उन्होंने तुरंत कर्मचारी और अधिकारियों को बुलाया और कहा कि देखिए, इस सारी चीज़ों को जल्द से जल्द इसका निपटारा कीजिए, वरना फिर आगे एक्शन लिया जाएगा। सभी अंचल अधिकारियों को 15 दिनों का समय दिया गया और कहा गया कि ये सारे लंबित जो मामला है उसका जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। 5 मिनट के बाद ये कोई भाषण का स्थल नहीं बनेगा, ये जनसंवाद हमारा जो कार्यक्रम रखा गया है, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। आवाज पीछे तक जा रही है, सबसे पीछे के लोग हाथ उठाएंगे। ठीक है, साफ आवाज आ रही है ना? देखिए, आज ये नई सरकार की नई पहल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हर बिहारी को समस्या से समाधान, हमारा प्रयास बिहारियों के समस्या का हम करें समाधान। विभाग के हमारे सारे पदाधिकारी रहते हैं, प्रधान सचिव, सचिव से लेकर एपीएम, डीसीएलआर, सीईओ और कर्मचारी तक बैठे हैं। पटना जिला के सभी अंचल के सीईओ आए हैं, 2-4, 3-4 नहीं आए हैं, तो उनके उच्च पदाधिकारी हैं बैठे। अभी हमारे सेक्रेटरी सारे विषय प्रवेश किए, प्रधान सचिव ने विषय वस्तु से अवगत कराए।
यहाँ बैठे लोगों से मेरा आग्रह निवेदन रहेगा, ये पटना पाटलिपुत्रा की धरती से, बिहार की राजधानी की भूमि से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और हमारे प्रधान सचिव ने कहे कि हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम होगा। मैं अपने यहाँ पर विभाग के लोग जो बैठे हैं आग्रह करेंगे कि खास करके जो ब्यूरो चीफ ये जानकारी लेंगे कि आपकी अदालत में क्या निर्णय हुआ, अदालत कब लगी, सुनवाई कब हुआ और नहीं हो सका तो कारण क्या था। बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि बीमारी को हम लंबा खींच नहीं सकते, भरसक प्रयास रहेगा कि हम समाधान करें। और मैं चाहूंगा आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि शांतिपूर्ण ढंग से धैर्य रखकर हम लोग बजाते 2 घंटा बैठेंगे। कुछ लोगों का अलग अलग स्टेज जो है दाखिल खाने से संबंधित जो सबसे क्रिटिकल है हम उठाएंगे, फिर परिमार्जन से, अधिग्रहण से, सरकारी भूमि से संबंधित हो, न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो या लंबित वाद, इस पर उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आवेदन जो आया है उसको हमने नहीं सुना। ये सारे आवेदन हमारे विभाग के अंदर प्राथमिकता के आधार पर इस पर सुनवाई होगी और इसके निदान का पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी का करेंगे तो लगता है कि एक दिन में जितना आवेदन आया है एक दिन में समाधान नहीं होगा। आप लोगों को बुलाया इसलिए गया कि आवेदन तो हम लेंगे ही और तरीका से अवगत भी कराएंगे, क्योंकि बीमारी है तो उसका उचित इलाज होना चाहिए। हम भौकाल नहीं बनाते हैं, भौकाल से भय पैदा होता है, बीमारी बढ़ती है। हमारी सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सहकार और सरोकार से निदान करते हैं और निदान के लिए नई सरकार की एक नई पहल सभी जिले के अंदर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जब एक राउंड हम लोग करेंगे उसके बाद पटना में रेगुलर सप्ताह में एक दिन 2 घंटे कम से कम हम या हमारे प्रधान सचिव या पदाधिकारी बैठेंगे और आपकी समस्या को सुनेंगे। इसलिए घबराना नहीं है। आपस में कर्मचारी से, पदाधिकारी से वाद विवाद भी नहीं करना है। सामने बोलने में किसी तरह का परहेज या झंझट लगेगा, अलग से भी हमसे गोपनीय ढंग से मिलकर के आप आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि हमको समाधान करना है। हमको विवाद या हंगामा से अगले को बचने का मौका नहीं देना है। विषय की गंभीरता और एक चीज और बता दें कि जिन लोगों ने गलत भोजनी करके, फ्रॉडिंग करके। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पुस्तक मेले में वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक बिहार चुनाव 2025 में हुई घटना पर आधारित गर्दा उड़ गई का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा साथ में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार विधानसभा 2025 का परिणाम समाज में जहर बोने वालों के मुंह पर तमाचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में विकास और उत्थान के लिए जितनी योजनाएं संपन्न कराई है, उससे बिहार के लोगों ने जाति की जहर बोकर खून खराबे की फसल काटने वालों का समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत 20 वर्षों में बिहार के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाली उन योजनाओं को अंजाम दिया है, जिससे बिहार गर्दा उड़ गई। जो भाव हमारे बिहारी का
हृदय से निकला हुआ शब्द है। ये अपनत्व का बोध है, ये जाति के जहर के लाल से मुक्त होने का एक संदेश है। क्योंकि समाज के अंदर ये चुनाव अगर जो देश के प्रधानमंत्री के हृदय से निकला है ये वाणी, तो लोकतंत्र के जननी की भूमि बिहार को जिस परिपक्वता के साथ बिहारियों ने कई संदेश को दिया, उस संदेश के माध्यम से बिहार के बारे में जो नकारात्मक छवि जाति के जहर का प्रवाह से हमारे गौरवशाली गाथा पर कहने के वो काली छाया पड़ा था, वह गर्दा ही तो था। लेकिन बिहार के लोकतंत्र की धरती पर निवास करने वाले बिहारियों ने गर्दा कर दिया, वह गर्दा साफ कर दिया। अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से समाज के सामने लोकतंत्र की जननी की भूमि ने लोकतंत्र में आस्था रखने वाली को संदेश दे दिया और उन्होंने बता दिया कि जब जब ये सनातन की भूमि जिसको मां भारती के संतान माता के रूप में पूजता है, जब नकारात्मक ऊर्जा संचार करने वाले की संख्या बढ़ती है तो इनके संतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गोली और गोली को भी अपने कलम की आवाज से दबा देता है। और यही भाव अंकुश श्रीवास्तव जी के कलम से जो ये किताब में उन्होंने डाला है, सही विश्लेषण हर बिहारियों के आने वाली पीढ़ी के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का, लोकतंत्र की जननी की भूमि को फिर से नए इतिहास रचने का एक संदेश गया है। मैं नमन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मंत्री जी को भी जाना है और हमें भी एक समीक्षा बैठक में उनकी लिखित किताब बिहार चुनाव 2025 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कहा था, जब बिहार को एनडीए को 202 सीटें आई थी कि गर्दा उड़ गया, और उसको उन्होंने बिहार की भाषा में गर्दा उड़ गई पुस्तक का नाम दे करके। और सबसे अच्छी बात है कि इस किताब को, क्योंकि स्वयं वो लंबे समय से पत्रकारिता में है, एक बड़े पत्रकार है, लेकिन पटना पुस्तक मेला में आकर के इस पुस्तक का विमोचन करने का निर्णय किया। ये बात न सिर्फ उनका बिहार के प्रति एक अगाध प्रेम, बल्कि इस मिट्टी के प्रति उनका जो समर्पण है उसको भी दिखलाता है। और आज इस कार्यक्रम में उनके सभी पुराने सहयोगी जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारे जो पुराने सहयोगी हैं, यहाँ तक कि जो उनके फाइनेंस कंट्रोलर थे पुराने साथी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये बात को दिखलाता है कि वह एक उसको बोलते हैं कि जिंदगी को एक मजबूती के साथ रिश्तों को लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। लगभग 1 साल पहले हमारी मुलाकात इनसे, ऐसे तो हमेशा मुलाकात होती है, बड़े पत्रकार हैं, हर कोई राजनेता चाहता है कि बड़े पत्रकार से संपर्क में रहे, और हमारा इनसे मुलाकात हुआ था और चुनाव का बिगुल बजने वाला था और लंबी बातचीत हुई थी। और जब हम आज कल सुबह में इन किताब को हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है इसके ऊपर। एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे जो आए थे, हर व्यक्ति हर चीजों में निपुण हो जाए ये संभव नहीं है। राजनीति बहुत ही गंभीर विषय है और राजनीतिक पार्टी विचारधारा के साथ उसको लेकर के चलती है और उसको धीरे धीरे, जब किसी दादी नानी को स्वेटर बुनते देखते हैं, जब स्वेटर बुनना शुरू होता है तो पता ही नहीं चलता है कि क्या बना रही है, मफलर बना रही है, टोपी बना रही है, स्वेटर बना रही है कि लॉन्ग कोट बना रही है। उसी तरह से कोई बड़ा राजनेता
अगर राजनीतिक पार्टी चलाता है तो उसी तरह से वो पार्टी को, लोगों को गिनते तो बाद में पता चलता है कि वो कहां लेके जा रहा है। 20 साल पहले नीतीश जी इस प्रदेश में आए थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और मुझे याद है कि 2005 में जब आए तो यह बिहार 118 नरसंहार का प्रदेश था। हर तरफ जातीय उन्माद अपने चरम पर था और बिहार में 700 मेगावाट बिजली खर्च करने की कैपेसिटी थी। पूरा बिहार मात्र 700 मेगावाट बिजली खर्च करता था, जिसमें कि बताया है कि 350 से 400 मेगावाट बिजली पटना ही सिर्फ खर्च कर देता था। तो पूरा बिहार। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी ने इस दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। पंकज चौधरी के नामांकन के बाद पार्टी में यह लगभग तय माना जा रहा है कि वही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अब तक किसी अन्य नेता द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने से उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना प्रबल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को औपचारिक रूप से उनके नाम की घोषणा की जा सकती है। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद रह चुके हैं और कुर्मी बिरादरी के प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। समर्थकों का मानना है कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए पार्टी ने एक अनुभवी और जमीनी नेता पर भरोसा जताया है। यदि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो वे कुर्मी समाज से आने वाले चौथे नेता होंगे जिन्हें यह जिम्मेदारी मिलेगी। इससे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह इस समाज से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी के भीतर इसे ओबीसी राजनीति और खासकर पूर्वांचल में संगठन को और मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1989 में नगर निगम गोरखपुर के पार्षद के रूप में की थी। उसी चुनाव में वे उपसभापति भी चुने गए। इसके 2 साल बाद ही 1991 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में बीजेपी ने उन्हें महाराजगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। कुर्मी बहुल महाराजगंज में जातीय समीकरण उनके पक्ष में बैठे और वो पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचे। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर लगातार आगे बढ़ता गया। 1999 और 2009 के चुनाव को छोड़ दे तो 1991 से 2024 तक उन्होंने 7 बार महाराजगंज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुए बवाल के बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए इसके मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि भारी भीड़ मेसी की झलक न पाने के कारण स्टेडियम में बैठे दर्शक गुस्सा हो गए और वो बवाल काटने लगे। स्टेडियम के अंदर बोतलें फेंकी गई और कुर्सियां तक तोड़ दी गई। इस बवाल के बीच पुलिस एक्शन में आई और उसने इस इवेंट के मुख्य आयोजक पर शिकंजा कस लिया। इस बवाल को लेकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल जावेद शमीम ने कहा कि अब स्थिति सामान्य हो गई है, हम इस घटना की जांच कर रहे हैं। इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है, मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोजक दर्शकों को रिफंड करने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। पश्चिम बंगाल डीजी राजीव कुमार ने साफ तौर पर कहा कि स्टेडियम में प्रशंसकों में गुस्सा था। अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने नहीं खेला। हालांकि
आयोजन यह थी कि वह केवल आएंगे, भीड़ को हाथ हिलाएंगे और चले जाएंगे। आयोजकों ने लिखित आश्वासन दिया है कि रिफंड प्रदान किया जाएगा। हमने मुख्य आयोजक को हिरासत में लिया है, लेकिन इससे बाद ये भी कंफर्म हो गया कि इवेंट ऑर्गेनाइजर शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेसी के आगमन के साथ ही कोलकाता में उन्हें देखने की दीवानगी हैरान करने वाली थी। लोग 12,000 रुपए तक के टिकट लेकर सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में लगातार मेहम की हालत बनी रही। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन सब के लिए लियोनेल मेसी और लोगों से माफ़ी मांगी है। ऐसे में 4 शहरों का ये आयोजन मुश्किल में पड़ता दिख रहा है। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी मैजिक देखने आए फैंस काफ़ी नाराज़ हो गए। दरअसल मेसी को करीब से देखने का सपना लेकर स्टेडियम पहुंचे फैंस को कम समय तक के लिए ही मेसी का दीदार हो पाया, जिससे फैंस नाराज़ हो गए। मेसी 5 मिनट के लिए स्टेडियम में आए और वापस चले गए, जिसके कारण सॉल्ट लेक स्टेडियम में आए फैंस काफ़ी हिंसक हो गए, जिसके कारण फैंस ने बोतल, बेल्ट, कुर्सियां स्टेडियम में फेंकते दिखे और साथ ही होर्डिंग तोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में जल्दी जाने के बाद नाराज फैंस ने जमकर तांडव मचाया। स्टेडियम में हुए हंगामे और अव्यवस्था पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा दुख जाहिर किया और हैरानी भी जताई। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में जिस तरह का कुप्रबंधन देखने को मिला उससे वह बेहद आहत हैं। सीएम ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच समिति बनाने का भी ऐलान किया है। बता दें कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी के अचानक स्टेडियम छोड़ने के बाद नाराज फैंस भड़क उठे। अपने गोट दौरे पर भारत पहुंचे मेसी को देखने हजारों की संख्या में दर्शक भारी कीमत पर टिकट लेकर पहुंचे थे। लैप ऑफ ऑनर के बाद मेसी के जल्दी निकलते ही फैंस ने कुर्सियां और बोतलें फेंककर विरोध जताया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थीं। वहां हजारों की संख्या में खेल प्रेमी और फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए जुटे हुए थे। ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए लियोनेल मेसी और सभी खेल प्रेमियों से माफ़ी मांगी है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सभी प्रशंसकों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति गठित करने का ऐलान किया। सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आसिम कुमार रे करेंगे। समिति में राज्य के मुख्य सचिव और गृह व पहाड़ी मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी सदस्य होंगे। गौरतलब है कि यह समिति पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए सुझाव भी देगी। वहीं दूसरी ओर सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामा को लेकर भाजपा सांसद सुकांत मजुमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सुकांत मजुमदार ने कहा कि लियोनेल मेसी जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश के कई हिस्से में गए हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी घटना नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है वो टीएमसी के कुशासन का ही नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि पूरे कार्यक्रम को टीएमसी ने अपने कब्जे में ले लिया था और इसमें टीएमसी के मंत्री सुजीत बोस और अरूप बिस्वास समेत कई नेता शामिल थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।